विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा था अनवरत रूप से, और हिंदी साहित्य के इतिहास के हम पदभाग पर पहुंच गए हैं। और पदभाग में हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारियां दी थी। ये भी बताया था कि भाई काव्य के प्रयोजन क्या कितने होते हैं, काव्य के कितने भेद होते हैं। अब आता है काव्य के भेद में। पिछले वीडियो में हमने प्रबंध काव्य के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया था, जान लिया था, उसको लिख लिया था। अब आपका दूसरा भेद आता है मुक्तक काव्य, और मुक्तक काव्य है, उस मुक्तक काव्य क्या होता है ये हम लिखने जा रहे हैं। तो देखिए मुक्तक काव्य के बारे में। काव्य कथा के प्रबंध से या बंधन से सर्वथा मुक्त, सर्वथा मुक्त काव्य की संपूर्ण इकाई को मुक्तक काव्य कहते हैं। इसमें किसी भी छंद या काव्य इकाई का किसी भी छंद या काव्य इकाई का अपने से पूर्व व बाद के छंद या अपने से या बाद की इकाई या काव्य से कोई संबंध नहीं होता। कोई संबंध नहीं होता है। हर एक का अपना पृथक प्रसंग, हर एक इकाई का अपना पृथक
प्रसंग व पृथक सौंदर्य होता है। जैसे कबीर के पद, कबीर के दोहे, जिन्हें साखी कहा जाता है, मीरा के पद आदि। तो ये सब किस में आता है? मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। आधुनिक युग में भी बहुत सारे लेखक हुए हैं जिन्होंने मुक्तक लिखे हैं, आज भी मुक्तक लिखे जा रहे हैं। आप लोगों से आप लोगों के दुष्यंत कुमार की गज़लें आती हैं, तो दुष्यंत कुमार की गज़लें हैं वो मुक्तक शैली में ही लिखी गई है सारी की सारी, आधुनिक युग में भी। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों को ये समझना है मुक्तक काव्य क्या है। तो मुक्तक काव्य कथा के बंधन से सर्वथा मुक्त काव्य की संपूर्ण इकाई को मुक्तक काव्य कहते हैं। इसमें किसी भी छंद या काव्य इकाई का अपने से पूर्व या बाद की इकाई या काव्य से कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात उससे वो किसी भी प्रकार से जुड़ी हुई नहीं होती है। हर एक इकाई का अलग से अपना प्रसंग होता है, अलग ही उसका सौंदर्य होता है। ठीक है, जैसे कबीर के दोहे या साखी हैं, मीरा के पद हैं, तुलसीदास के, सूरदास के, बिहारी जी के ये पद वगैरह जो आते हैं, ये सब उसमें है। इसी तरीके से उनका वर्णन किया गया है। तो ये सब मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों के जो पद्मावत है, तो पद्मावत है वो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अब बात आती है क्या? अब बात आती है ये जो प्रबंध काव्य है और मुक्तक काव्य है, ये दो प्रकार के काव्य हमारे सामने हो गए और दोनों के बारे में हमने जान लिया और पढ़ लिया है। अब देखिए, जो ये है प्रबंध काव्य, मूल रूप से प्रबंध काव्य, जो प्रबंध काव्य है इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। इसके भी दो भेद होते हैं। महाकाव्य और प्रबंध काव्य। तो इन दोनों में भी क्या अंतर है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ नोट करवा रहा हूँ। आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले करके और इसको सेव कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
लेकिन आकार के साथ साथ तात्विक दृष्टि से दोनों में अंतर होता है। दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर पाया जाता है। महाकाव्य और खंड काव्य में तो देखिए, पहला हम लेंगे महाकाव्य। इसमें लिखेंगे महाकाव्य में किसी ख्यात, कोई भी ख्यात महापुरुष हो सकता है। महापुरुष के संपूर्ण महापुरुष के जीवन की गाथा वह जीवन गाथा के साथ साथ जीवन गाथा का संपूर्ण जीवन गाथा का संपूर्ण और समय चित्रण विस्तार से होता है। विस्तार से होता है। विस्तार के कारण हेलो, रिपोर्टिंग तो यहीं हो जाएगी।
हाँ करवा दे, अभी वो तो यस करवा दो, हमें तो टिक्की तो लगेगी खाली। सलोनी की कोई जरूरत ना है। टीसी चरित्र ना चाहिए। और टीसी चरित्र भेजे तो भेज दीजिए, धर लाएंगे, काहे दिक्कत है। धर लाएंगे, कोई दिक्कत ना है। बाय द वे जैसे मांग में लग जाए तो दे देंगे। कोई बात ना। फॉर्म भरे हो, जाके जाके चाहिएगी। और ना फोटो भेज दीजिए, एक सेल्फी। ठीक है। काय की ना, सलोनी की कोई जरूरत ना। हाँ, तो विस्तार के कारण आकार विशाल होता है। आकार विशाल होता है। तो देखिए, आकार बड़ा होगा, विस्तार होगा किसी कथा में, तो उसका आकार भी बढ़ेगा। महाकाव्य महाकाव्य कथा चरित्र कथा चरित्र भाव व्यंजना भाव व्यंजना देश काल अंकन देश काल अंकन और शैली के स्तर पर शैली के स्तर पर उदात्त और उद्देश्यपूर्ण होता है। और उद्देश्यपूर्ण होता है तथा
सर्गों, कांडों, सर्गों, कांडों या अध्यायों अध्यायों में बटा होता है। अध्यायों में बटा होता है। जैसे देखिए रामायण है, तो रामायण भगवान श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण जीवन व्रत को लेकर के और जीवन गाथा को लेकर के और उसका की रचना की गई है, जिसमें समय चित्रण भी विस्तार से किया गया है। कब उनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार उन्होंने वन में वास किया, कैसे रावण को मारा, सारी कब उनका विवाह हुआ, किसके साथ हुआ, सारा चित्रण उसमें दिया हुआ है नहीं। और उसमें उस समय के देश काल का अंकन और शैली उदात्त है और उद्देश्यपूर्ण तरीके से लिया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन्हें रामायण के अंतर्गत कहा गया है कि भगवान रामचंद्र जी ने मर्यादाओं का पालन किया, मर्यादाओं की रक्षा के लिए वो वन में भी गए नहीं। और वो संपूर्ण जो रामायण है वो कांडों में बटी हुई है। पहले बाल कांड है, फिर उसके बाद अयोध्या कांड है, फिर किष्किंधा है, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं सुंदरकांड है। इस तरीके से कांडों में उसे बांटा गया है। तो वो आता है महाकाव्य के अंतर्गत। अब आता है आपके जो प्रबंध काव्य की अगली विधा है वो खंड काव्य है। तो देखिए खंड काव्य है, दूसरा है खंड काव्य। खंड काव्य में किसी महापुरुष के ख्यात जीवन गाथा के किसी एक भाग को चित्रित किया जाता है। चित्रित किया जाता है। चित्रित किया जाता है।
इसमें उस महानायक के जीवन के एक पक्ष का चित्रण होने से एक पक्ष ही पाठकों या श्रोताओं के समक्ष आता है। तो ये होता है आपके खंड काव्य। तो जैसे मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी नामक खंड काव्य लिखा है, क्योंकि इसमें भगवान रामचंद्र जी ने जब पंचवटी पर निवास किया सीता जी के और लक्ष्मण के सहित, वही वृतांत सिर्फ बताया गया है, अन्य कुछ चित्रण उसमें नहीं किया गया है। जैसे तुलसीदास जी ने जैसे सीता जी भगवान रामचंद्र जी के और सीता जी के विवाह की कथा लिखी है, नहीं तो वो भी खंड काव्य के अंतर्गत ही आता है। तो ये इस प्रकार की जो रचना होती है वो खंड काव्य के अंतर्गत आती हैं, जिसमें किसी लेखक या महानायक के जीवन के किसी एक व्रत को या एक ही पक्ष को बताया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके बारे में जो जानकारियां हैं आप लोगों के आधुनिक काल है, तो आधुनिक काल को लेकर के हम कल से प्रारंभ होंगे। थैंक यू।